सपोज एक इस तरह का हमारे पास लिफ्ट है और ये लिफ्ट मैंने क्या बताया था, लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, कितने कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है लिफ्ट सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रहा है। ओके, और क्या बताया था? सर बॉल लिफ्ट के टॉप पे है, मतलब वहां बोल्ट, से वहीं पे हाँ उसको। यहाँ से यस एक सर। बोल्ट है, ये बोल्ट टूट के गिरने वाला है। एक बोल्ट है, ये बोल्ट टूट के गिरने वाला है। अच्छा, किसी इंस्टेंट पे बताया था क्या इसका वेलोसिटी कुछ? इनिशियल वेलोसिटी 10 है। 10 है, इनिशियल मतलब वेलोसिटी u का 10 जब दिया u का वैल्यू 10 है, लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर और सेकेंड क्या था? डिस्प्लेसमेंट सर 10 है, 20 हाँ 20 है, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, लिफ्ट का डिस्टेंस जो हाइट अच्छा नहीं है। यहाँ से, अच्छा यहाँ से यहाँ का गैप, यस सर। ये 20 मीटर्स का है। ओके, देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो क्वेश्चन में क्या है, हमें ये बोला गया था कि एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और जिस इंस्टेंट पर इस लिफ्ट का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड का था, उस इंस्टेंट पे क्या हुआ, उस इंस्टेंट पर यहाँ से एक बोल्ट टूट कर गिरने वाला है। अब ये जो बोल्ट टूट कर गिरेगा, तो ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये जो बोल्ट है ये बॉटम के सरफेस पे हिट करेगा। अब इसको आप बेसिक काइनेमेटिक्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग लिफ्ट फ्रेम। तो फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, अब लिफ्ट फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हमें लिफ्ट को क्या करना है, रेस्ट पे रखना है। अब लिफ्ट को रेस्ट पे रखने का मतलब है, अगर मैं बोलूं, देखो जिस इंस्टेंट पे ये बोल्ट ड्रॉप करेगा, जिस इंस्टेंट पे ये बोल्ट ड्रॉप करेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट था 10 मीटर पर सेकेंड, बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, बोलो? 10 मीटर पर सेकंड। 0 या 10 मीटर पर सेकेंड? या ये टूट के ड्रॉप हुआ तो 0 होगा क्या? 0 होगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 10 रहेगा, 0 रहेगा, या कुछ भी नहीं हो सकता सर, पता नहीं क्या होगा। सर पहले रेस्ट में था, टूट के गिरा तो सर शायद 0 होगा। 0 होगा। ओके आयुषी, हम लोग देखते हैं। और किसी का आंसर? अरे ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, सॉल्व किया है किसी ने? ये क्वेश्चन होमवर्क था, किसी ने सॉल्व नहीं किया ना? बहुत अच्छा, अपने के लिए सब क्या करेंगे, एक एक बार सर तालियां मैं कर बजाएंगे। रहा था सर, सर मेरा एक्सेलरेशन आया था -12 और मैं u लिया था b बोल्ट का 10 मीटर पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट ले लिया था 20। जो भी है देखते हैं। अरे देखो, कुछ अगर होमवर्क दिया जा रहा है तो वो अटेम्प्ट करना है यार। आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, फिजिक्स नहीं सीखोगे। आपको क्या लग रहा है कि मैं पढ़ा दूंगा और खत्म हो गया फिजिक्स? कभी नहीं ऐसा सीखने वाला फिजिक्स, कभी नहीं मार्क्स आएंगे फिर फिजिक्स में ऐसा। इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट का है 10 मीटर पर सेकंड। तुम खुद से सोचो, अगर तुम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो तो किसी भी इंस्टेंट पे जो लिफ्ट का वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी तो तुम्हारा भी होगा। अगर आप बस पे ट्रैवल करते हो तो बस का किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है वही वेलोसिटी तो आपका भी होगा। तो अगर ये लिफ्ट है और लिफ्ट का हर एक जो कंपार्टमेंट है या लिफ्ट का हर एक जो एलिमेंट है, उन सबका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा जो लिफ्ट का वेलोसिटी। तो सिंस ये बोल्ट लिफ्ट से ही कनेक्टेड था, तो यहाँ पे जो बोल्ट है, इस बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये सब यस सर। वेलोसिटी अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो मेंशन्ड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ नहीं बोला जाए मतलब वेलोसिटी को हमने क्या किया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताया है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट वाज 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट, मान लो यहाँ पे कोई ग्राउंड पे बैठ के कोई बंदा इस क्वेश्चन को एनालाइज करता तो ये बोलता वो। अच्छा, फिर क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो वो प्लस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, लेकिन जैसे ही बोल्ट इसके कांटेक्ट से छूटा, जैसे ही बोल्ट इसके कांटेक्ट से छूटेगा वो फ्री फॉल में आ जाएगा। फ्री फॉल में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऐसा है जिसको ये चार डेटा में कंफ्यूजन है? सर -2 भी ऐड होगा ना? -2 क्यों ऐड होगा?
ग्राउंड के एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट माइनस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बोल्ट का अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे? बोल्ट तो फ्री फॉल यस में है, -10 -10 होगा। ग्राउंड रिस्पेक्ट में माइनस। ये 4 डेटा में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि अगर ये 4 डेटा समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नो सर। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है लिफ्ट के फ्रेम से। तो अगर मैं बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी एक तो सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का भी है, तो ये सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं फाइंड आउट करूं एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब बोल्ट का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? -10 का है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। फॉर्मूले का माइनस, लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 2, तो यहां पर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को यहां तक? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब देखो लिफ्ट रुका हुआ है तो बोल्ट क्या करेगा? बोल्ट ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऐसे नीचे आने वाला है। तो जब ये नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट -20 मीटर्स का है क्या? हाँ या ना? यस सर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है और आपके पास एक्सेलरेशन है, और आपसे ये पूछा गया कि कितने टाइम के बाद वो हिट करेगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का फॉर्मूला यूज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ut वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और यहाँ पर t का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू था -20 का, यहाँ पर हो गया हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू है -12 का इंटू टी स्क्वायर, ये और ये 6 हो गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट कर दो तो 20 डिवाइडेड बाई 6, मतलब t का वैल्यू कितना आ रहा है? रूट ओवर में 20 डिवाइडेड बाई 6, या t का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर में 10 डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड्स। ये आंसर है। आया क्या समझ में? यस सर। तो ये होमवर्क था, तुम अपना होमवर्क भी मुझसे ही करवाओ, ये अच्छा चल रहा है तुम लोग का। आया क्या समझ में सबको? यस सर। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, सर। मैंने असाइनमेंट दिया है ना, काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट मैंने भेजा है ना? नो सर। काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट नहीं भेजा है? हाँ, पीडीएफ जो भेजा था। अगर किसी के पास काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट नहीं है तो वो मेरे को हाई लिख के मैसेज भेजेगा। वो एलन का? हाँ भाई, एलन वाला जो है उसको सॉल्व करो, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी नाम का एक टॉपिक होगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो बाकी काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस है कि बाकी जो काइनेमेटिक्स है उसमें से क्वेश्चन आए, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। तो अब क्या करेंगे ना, हमने इससे पहले वाले क्लास में 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किया था, और 2 डायमेंशनल मोशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना होता है। कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना है मतलब x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और x और y में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? टाइम को एलिमिनेट करके, टाइम को एलिमिनेट कर दो, x और y में रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कभी भी 2 डायमेंशनल मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन को समझने का बेस्ट एग्जांपल था प्रोजेक्टाइल। 2 डायमेंशनल मोशन को समझने का बेस्ट एग्जांपल होता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम ऐसे फेंक देते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके उसको हम इस तरह से फेंक देते हैं, ये इसका टॉप मोस्ट पोजीशन होता है, फिर यहाँ से यहाँ इसका रेंज होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, सब कुछ होता है। अब एक्चुअल में पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस तरह से पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर करके जा रहा है।
लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये मानोगे कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भाग रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग भागेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो जब आप इसको एनालाइज करोगे तो एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग से एनालाइज करते हैं और वाई डायरेक्शन का मोशन अलग से एनालाइज करते हैं। तो जब भी 2 डायमेंशनल मोशन होगा तो याद रखना है कि एक्स के मोशन को अलग से हैंडल करना है और वाई के मोशन को अलग से हैंडल करना है। आया क्या समझ में ये सबको? ये मैंने नहीं पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया। Yes, sir. सर ने वो पढ़ा दिया प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइंड प्लेन। नहीं सर। अच्छा, वो पढ़ाएंगे अभी फिर सर। कोई नहीं, वो सर फिर पढ़ाएंगे। अच्छा, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आज मैं जो रिलेटिव वेलोसिटी में टॉपिक बताऊंगा वो 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है, और बहुत ही शानदार एग्जांपल है, बहुत ही कंसेप्ट वाला एग्जांपल है। तो एक्चुअल में अगर आप बुक्स देखोगे तो ये एक एप्लीकेशन है, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी का एक एप्लीकेशन होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम। अब रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत ही ध्यान से समझना है। एक बार अगर आप ध्यान सर से आप बता चुके हो ना? नहीं, मैंने रिवर बोट प्रॉब्लम आपको वो बताया हुआ सिंपल सर वाला, आप बताए थे ना? स्ट्रेट लाइन वाले बताया होगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, हाँ यही सर, बताया सिंपल होगा। वाला बताया था। हाँ, सिंपल हाँ, वाला अपस्ट्रीम बताया। डाउनस्ट्रीम हाँ बताया था। सर। अभी ये वेक्टर यूज होगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे वेक्टर यूज होगा, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट यूज होगा, तीसरा काइनेमेटिक्स यूज होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत ही ध्यान से आपको ये टॉपिक समझना है। अब फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप क्लासरूम में इसको 100% समझ लोगे तो बहुत चांसेस है कि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नहीं तो ये एक तरह से समझो कि काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, और थोड़ा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप एक बार 100% कंसेप्ट को समझ लोगे, सारे टर्म्स क्लियर कर लोगे, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वी आर। वी आर का मतलब हो गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी, कभी भी अगर कोई बोले एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे बैठ के किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, या आपको मिल सकता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपको रिवर वेलोसिटी इस तरह से लिखा मिल सकता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट एक वर्ड आपको मिलेगा वी बी मतलब यहाँ पे आर रिवर के लिए यूज कर रहे हैं, बी यूज कर रहे हैं बोट के लिए। तो बोट के लिए मिलेगा तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। नेक्स्ट आपको क्या मिल सकता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक और टर्म के जैसा आपको ये मिलेगा वीबी। एक और टर्म क्या मिलता है इसमें मिलेगा आपको वेलोसिटी विथ विच the boat is actually moving, velocity with which the boat is actually moving। अब ये लास्ट वाला जो है ना वो शायद अभी नहीं समझ में आए, वो एक बार जब डायग्राम वायग्राम बनाएंगे, थोड़ा कंसेप्ट सिखाएंगे तब वो समझ में आएगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि कहीं पर भी अगर वीबी लिखा हुआ मिल गया, वीबी का मतलब है वो बोट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। और मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे अगर बैठ के कोई बंदा बोट को देखता तो बोट का जो वेलोसिटी दिखता दैट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोट। लास्ट जो टर्म आपको मिलेगा दैट विल बी वीबीआर। अब ये बहुत ही ध्यान से समझना है। वीबीआर का मतलब है, एक तो वीबीआर को आप ऐसा लिख लोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, with respect to river,
रिवर, हाँ, relative velocity of boat with respect to river, या तो आपको ऐसा लिखा मिल सकता है या आपको क्या मिलेगा, velocity of boat in still water, velocity of boat in still water, या velocity of boat with which one wants to steer the boat, velocity with which one wants to steer the boat. अब ये आपको, ये पहले टर्म्स आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स। एक बार ये 3 टर्म समझ लोगे तभी कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो कहीं पर भी अगर मैं बोलूं वीआर लिखा है, इसका मतलब बोट का वीआर मतलब रिवर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर का जो वेलोसिटी है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर, जैसे कभी कभी क्या होता था, मन नहीं लगता है तो नदी किनारे चले जाते हैं बैठने के लिए, ठीक है, बहुत लोग नदी किनारे कुछ और काम के लिए भी जाते हैं। मान लो मन नहीं लग रहा है, नदी किनारे चले गए बैठने के लिए, बैठ रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, तो वो जो नदी है, उस नदी की जो स्पीड आपको दिखेगी, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वी आर। वीबी क्या है सर, वीबी जो है वो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। अब मान लो वहां पर अगर कोई बोट भी चल रहा है, तो बोट का वेलोसिटी जो हम ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे, दैट विल बी वीबी। और वीबी जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बोट एक्चुअल में ट्रैवल करता है। मतलब वीबी, ये लास्ट वाला जो लाइन है वो शायद अभी नहीं समझ में आया 100%, लेकिन ये एक्चुअल वेलोसिटी जिससे बोट ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीबी। एक और वर्ड क्या है, वीबीआर। अब ये वीबीआर क्या है, तो वीबीआर जो है अगर आप बाय नेम देखोगे तो वो क्या है, बोट का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। तो यही लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं वो ऑब्जर्वर होता है। तो अगर मैं रिवर के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो रिवर ऑब्जर्वर है। तो रिवर अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को रोकना होगा। ऑब्जर्वर को रोकना मतलब रिवर को हमने स्टिल कर दिया। तो इसलिए हम इसको, आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में बोट का स्पीड, दैट इज आल्सो वीबीआर। और क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ विच वन वांट्स टू स्टीयर द बोट, मतलब जिस डायरेक्शन में या जिस वेलोसिटी से आप बोट को लेके जाना चाहते हो, इट इज आल्सो नोन एज वीबीआर। वीबी है जिस वेलोसिटी से बोट एक्चुअल में मूव करेगा, दैट इज वीबी। और वीबीआर जिस वेलोसिटी से आप बोट को लेके जाना चाहते हो, दैट विल बी वीबीआर। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो क्या है, एक कार है, एक स्कूटी है, सपोज एक स्कूटी है, स्कूटी ऐसे मूव कर रही है। तो स्कूटी अगर इस तरह से मूव करी तो स्कूटी की एक कैपेसिटी है, स्कूटी का जो इंजन है वो उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मान लो अगर विंड भी इसी डायरेक्शन में आ गया, जिस डायरेक्शन में स्कूटी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में विंड भी अगर आ गया, ठीक है, तो स्कूटी का क्या हो जाएगा, उसका एक खुद का कैपेसिटी था और विंड के कारण उसको एक और एनर्जी मिला, या विंड के कारण उसको एक और फोर्स प्रोवाइड हुआ। अब ये दोनों फोर्स ऐड करके वो जो स्कूटी था उसका वेलोसिटी बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये वीबीआर जो है वो क्या है, वो खुद का जो वेलोसिटी है, खुद के वेलोसिटी के कारण जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, दैट इज वीबीआर। लेकिन मान लो अगर ये बोट ऐसे चल रहा है और विंड ऐसे आ रहा है, मान लो वो जो बोट और रिवर ही समझ लेते हैं, ये बोट ऐसे और रिवर ऐसे चल रहा है। तो अगर सिर्फ रिवर होता, मान लो ये बोट का इंजन खराब हो गया, जैसे अभी क्या हुआ था, वो स्वेज कनाल में कोई एक बहुत बड़ी सी शिप जो थी वो फंस गई थी। तो कितना लाखों का लॉस हो रहा था हर दिन, लाखों क्या करोड़ों का लॉस हो रहा था हर दिन, और वो 21 दिन तक, शायद 21 या 20 दिन तक ऐसे फंसी रह गई। तो करोड़ों का लॉस हो गया, मतलब बहुत भयानक लॉस हो चुका है। तो इतना लॉस हो गया, यूरोप कनेक्शंस का मेन सेक्टर एरिया था, हाँ वो मेन रूट था शिपिंग का। तो इतना ज्यादा लॉस होने के कारण वो न्यूज में आया था बकायदा। अब मेरा कंसर्न क्या है, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि रिवर है, ठीक है, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, रिवर का फ्लो जो है वो ऐसे ऐसे सीधा जाना चाहता है। मान लो वो जो पेपर बोट होता है ना, पेपर बोट को अगर आप रिवर में रख दोगे तो पेपर बोट के पास कोई इंजन नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में रिवर जाता है उस डायरेक्शन में पेपर बोट भी मूव करता है। लेकिन
अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए सर कि सेल बोट, सर सेल बोट तो विंड के डायरेक्शन से जाता बिल्कुल बिल्कुल सेल बोट जो होता है वो विंड के डायरेक्शन से जाता है, लेकिन मान लो मैंने बोला कि अब मेरे पास बोट नहीं है, मेरे पास क्या है, एक इंजन वाला बोट है, ठीक है, इंजन वाला जो बोट है, अब मान लो मैं चाहता हूं कि जो इंजन है वो उसको इधर लेके जाए, सिर्फ इंजन होता बोट में तो बोट उधर जाता, मान लो पानी रुका हुआ है, पानी नहीं मूव कर रहा तो बोट उधर चला जाता, लेकिन अगर पानी भी है और पानी मूव भी कर रहा है, मैं इधर जाना चाहता हूँ, रिवर मुझे उधर ले जाना चाहता है, तो क्या करेगा, बोट के टुकड़े हो जाएंगे और बोट एक टुकड़ा इधर चला जाएगा और एक टुकड़ा इधर चला जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं आया ऐसा समझ में कहानी? नहीं सर, देखो मान लो मैं बोल रहा हूँ, ये मान लो, स्पीड होगा। देखो मान लो ये मेरा बोट है, ठीक है, ठीक है, टाइटैनिक बोट है ये, अब ये जो टाइटैनिक है, मान लो इसका इंजन जो है वो चाहता था कि ये अपने इंजन के कारण से सीधा मूव करना चाहता है, मतलब मैंने जो इंजन सेट किया, वो जो इस शिप का कप्तान है, शिप का कप्तान चाहता है कि ये रिवर ये जो बोट है वो बोट ऐसे सीधा सीधा जाए, लेकिन रिवर को ये मंजूर नहीं, रिवर क्या बोल रहा है, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में ऐसे, इसके परपेंडिकुलर मान लो ऐसे, तो ये अगर मान लो बोट का इंजन मैंने बंद कर दिया तो ये बोट क्या करेगा, बोट रिवर के अलॉन्ग ऐसे चला जाता। अब Yes. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर दोनों है, बोट का इंजन भी है, बोट का इंजन भी बहुत जिद्दी है और रिवर भी बहुत जिद्दी है, रिवर चाहता है कि बोट ऐसा चले, इंजन चाहता है कि बोट ऐसा चले, तो एक्चुअल में क्या होगा, मिडिल से जाएगा। बोट के टुकड़े टुकड़े होके ऐसे बोट अलग अलग तो नहीं चला जाएगा कि ठीक है भाई थोड़ा तो हिस्सा तुम रख लो, थोड़ा हिस्सा हम रख लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, ये बोट क्या सर बोलेगा, डिपेंड करता है किसका ज्यादा फोर्स, डिपेंड करता है किसका ज्यादा है, या एक्चुअल में क्या होगा ना, यहाँ पर अगर देखोगे एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, या ऐसा समझ लो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको भी सैटिस्फाई करना और इसको भी सैटिस्फाई करना है, तो इनको सैटिस्फाई कौन करेगा, इनका रिजल्टेंट। तो अगर आप पैरेललोग्राम ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखोगे तो एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, तो इनका जो रिजल्टेंट उसके आएगा बीच वो से इस जाता है डायरेक्शन में आएगा। डायगोनल। अब अगर ये सब रिजल्टेंट 20 से इस चला तरह से जाएगा। आएगा, डायगोनल के अलॉन्ग चला जाएगा, तो वो उस तरह से बोट जो है वो ट्रैवल करेगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि वीबीआर और वीबी क्या है, तो मैंने बोला रिवर जो था, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था ऐसे, वीआर इस तरफ है, मैं चाहता था कि जो बोट है वो इस डायरेक्शन में चले, मैं जिस डायरेक्शन में बोट को लेके जाना चाहता हूं वो क्या होता है, वो होता है वीबीआर, और एक्चुअल डायरेक्शन में, एक्चुअल डायरेक्शन जिसमें बोट मूव करता है दैट विल बी वीबी। आया क्या समझ में ये सब, ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है क्या, वी आर, वी बी, वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में किसी को डाउट है, किसी को, ठहरे हुए पानी में बोट का स्पीड, सॉरी ठहरे हुए पानी में बोट का वेलोसिटी, इसमें किसी को डाउट नहीं है? देखो जब तक ये तीन टर्म 100% नहीं समझ में आएगा, आगे सिर्फ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स लगेगा, बोलेगे सर फिजिक्स तो है ही नहीं, सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हो सर। ये तीन डेफिनेशन एकदम दिल दिमाग फेफड़े गुर्दे जहां पे एडजस्ट हो रहे हैं एडजस्ट करा लो भाई साहब, बहुत जरूरी है ये तीनों डेफिनेशंस, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, या घर में जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो बोलोगे अरे टीचर ने तो ये सब पहले ही बता दिया था, यही आपको क्वेश्चन में मिलेगा। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? यस सर, नो सर। 38 पार्टिसिपेंट्स और हार्डली ना 3 से 4 लोग बोलते हैं, एक तो ना वो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, एक तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है पक्का। हाँ No, बोलो sir. अर्पित। यस सर। यस सर। सर सो वेलोसिटी ऑफ द बोट वो इधर जा रहा है, तो फिर ये सर व्हाई इट इज गोइंग देयर, जैसे वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ना, एक वेक्टर इस तरफ, Yes, मान लो sir. मैं बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, इन दोनों वेक्टर का अगर आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते और इनका रिजल्टेंट ऐसा बनता ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा। यस सर। तो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक चाहता है कि बोट ऐसा चले, एक चाहता है कि बोट ऐसा चले, अब बोट पागल हो जाएगा कि किधर जाए भाई, किसका दिल तोड़े, बोट ऐसा नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, बोट बोलेगा अच्छा ठीक है रुको, मैं तुमको भी सैटिस्फाई करता हूँ, मैं तुमको भी सैटिस्फाई करता हूँ, और बोट क्या करेगा, रिजल्टेंट के लॉन्ग ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। आया समझ में? यस सर। तो ये जो रिवर का वेलोसिटी था वो था वी आर, जिस डायरेक्शन में आप बोट को लेके जाना चाहते हो दैट इज वी बी आर, और जिस डायरेक्शन में बोट एक्चुअल मूव कर रहा है दैट इज वी बी। हाँ या ना? यस सर। ओके यस सर। अब इसके मैथमेटिक्स में आते हैं, फिर से बोल रहा हूँ जिसको ये तीनों टर्म्स में डाउट होगा ना उसको नहीं समझ में आएगा,
उसको लगेगा सर पता नहीं क्या चल रहा है सर। देखो अब हमने क्या पढ़ा है, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है हमने ये पढ़ा है क्या, वीबीआर वेक्टर जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वीबी VB minus वेक्टर माइनस वीआर वेक्टर लिख सकते हैं ना ऐसा, रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ा है ना। यस सर। Okay. अभी अगर मैं वीबी वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करूं, मैं अगर कैलकुलेट करूं, अब वीबी वेक्टर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि रिवर का वेलोसिटी जनरली पता होता है और आप किस डायरेक्शन में बोट को लेके जाना चाहते हो ये भी आपको पता होता है। क्या नहीं पता है, तो बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये नहीं पता, मतलब वीबी वेक्टर मुझे नहीं पता है, तो मैं वीबी वेक्टर को क्या लिखूंगा, वीबी वेक्टर को मैं ऐसा लिखूंगा, वीबीआर वेक्टर प्लस वीआर वेक्टर। नहीं आया सर समझ में ये सर, और फिर आ गया। समझ आ गया सर। अब देखो ये किसी भी वेक्टर को आप रिजॉल्व करके लिख सकते हो क्या। अच्छा मैंने आपको बोला था इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको कंपोनेंट और रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक वेक्टर है, इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं, इस वेक्टर के इनफिनाइट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अब मान लो दिस वाज वेक्टर ए, मैं इसके कुछ कंपोनेंट्स बना रहा हूं, ए बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर। अब आप देखो अगर आप यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एट अ टाइम किसी दो वेक्टर को देखो, बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर होगा क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हाँ सर वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट ये हो गया, तो ये बन गया हमारे पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर से देखो बी वेक्टर सी वेक्टर ये वेक्टर हो गया और डी वेक्टर ये हो गया, तो इनका जो रिजल्टेंट होता, इनका रिजल्टेंट ये बनता क्या, इस वाला रेड वाला वेक्टर और ये जो ब्लैक वाला वेक्टर उसका रिजल्टेंट ये ब्लू वाला वेक्टर बनता ना। यस सर। तो ये जो ब्लू वाला वेक्टर है, इस ब्लू वाले वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये ब्लू वाला वेक्टर और ये ब्लैक वाले वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर है, तो जब आप इसको लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो ना कि ए वेक्टर, या मैंने हाँ बोलो, जो कौन कौन से दो वेक्टर का आपने वो ब्लू वाला रिजल्टेंट, कौन कौन से दो वेक्टर, देखो देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये रेड वाला वेक्टर, तो या तो आप वेक्टर लिखते हो या उसके रिजल्टेंट को लिखते हो। तो एक बार अगर आपने उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब इनका खुद का एग्जिस्टेंस जो है वो गायब हो गया, ये और ये ऐसे गायब हो गए, इनका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि इनके प्लेस में मैंने इनका रिजल्टेंट लगा दिया है, और वो रिजल्टेंट कितना था, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जिसको मैंने रेड से बना दिया है। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर ऐड होके, अब दोनों वेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर है, तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा वो क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट ये ग्रीन वाला वेक्टर हो गया। अब ये ग्रीन वाले वेक्टर का वैल्यू कितना है, ग्रीन वाले वेक्टर का वैल्यू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो यहाँ पर इन दोनों के प्लेस में ये ग्रीन वाला वेक्टर हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो मैंने इसको भी अगर हटा दिया तो मेरे पास अब डायग्राम में क्या है, इधर ये ग्रीन वाला वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, इसमें अगर आप ई वेक्टर ऐड कर दोगे, इस वाले वेक्टर में अगर आपने ई वेक्टर ऐड कर दिया, तो देखो बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। यस सर। अब आप इस इक्वेशन को ऐसा लिखो, या आप सेम इक्वेशन को ये लिख लो, मैं सेम इक्वेशन को क्या लिख रहा हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब जब बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। बहुत सारे वेक्टर्स थे, उन बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल सा वेक्टर बना दिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेक्टर एडिशन। लेकिन जब आप किसी एक
वेक्टर को तोड़ के, किसी एक वेक्टर को तोड़ के बहुत सारे नए वेक्टर्स बनाते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो वेक्टर रेजोल्यूशन का स्टेटमेंट है। तो वेक्टर एडिशन मतलब बहुत सारे वेक्टर्स थे, उनको कंबाइन करके एक वेक्टर बना दिया। वेक्टर रेजोल्यूशन मतलब एक वेक्टर को क्या करेंगे, ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, और ब्रेक करके जो नए छोटे छोटे जो नए वेक्टर्स आएंगे, ब्रेक करने का जो प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन। और ब्रेक करने के बाद ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर कॉमा ई वेक्टर are the components of a vector. B vector, C vector, D vector, E vector are the components of a vector. आप ये भी बोल सकते हो। ये आया क्या समझ में सबको? यस सर। यस सर। अभी देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, इस डायग्राम मैंने एक वेक्टर का वैल्यू बी, ये ए वेक्टर से ज्यादा रखा था। ये सी या डी वेक्टर जो मैंने बनाया था उसका मैग्नीट्यूड, अगर देखो इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो डेफिनेटली ये जो कंपोनेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल वेक्टर से ज्यादा हो सकता है। ये थोड़ा लगता है कि सर ये कैसे हो गया, जैसे मान लो किसी ने आपको 100 रुपीज दिया होता और आपको बोला गया होता कि 10 लोगों में बांट दो भाई, तो अगर आप ये 100 रुपीज को 10 लोगों में बांटते तो किसी के पास भी 100 से ज्यादा का अमाउंट नहीं होता, मतलब किसी के पास भी जो होगा वो 100 से ज्यादा का अमाउंट नहीं हो सकता है। मैक्सिमम जो किसी के पास हो सकता है वो 99 पॉइंट समथिंग होगा, उससे ज्यादा एग्जैक्टली 100 तो नहीं होगा, 100 तो नहीं होगा या 100 से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा 100 से कम होगा। लेकिन वेक्टर में जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हो तो वो जो कंपोनेंट्स बनते हैं उन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड एक्चुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है। आया क्या समझ में ये बात? सर जब ऐड करते हैं तब क्या होता है सर? जब ऐड करते हैं तो क्या होता है मतलब? जो लास्ट में जो बोले। देखो देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले मान लो वेक्टर एडिशन क्यों करते थे, अगर किसी वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपने सीखा था क्यों कर रहे थे, तो याद रखना बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और बहुत सारे वेक्टर्स क्या करते हैं, कहानी को थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। जैसे मान लो ऐसा बोल रहा हूँ कि एक ब्लॉक है, इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे क्या है, फोर्सेस लग रहे हैं। सिर्फ मान लो सिर्फ एक फोर्स ऐसा लगता है F1, तो आप बहुत ही इजीली बता सकते थे क्या कि F1 के कारण ब्लॉक की टेंडेंसी किधर मूव करने की होती है, आप आराम से देख के बता सकते थे। अगर एक फोर्स होगा तो एनालाइज करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मान लो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है और ऐसा भी एक फोर्स है, और किसी ने आपसे पूछा कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो बताओ, तो बोलोगे सर पता ही नहीं चल रहा है किस डायरेक्शन मूव करेगा, F1 है, F2 है, F3 है, F3 है, F4 है। तो जब क्या होगा, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं तो कहानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कैसे आसान बनाएंगे, तो आप इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो। ये जितने भी वेक्टर्स है ना, F1, F2, F3, F4, इन सारे वेक्टर्स का आप क्या कर लो, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो। अब ये जो सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, मान लो इन सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आया, सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ गया मान लेते हैं। अब अगर ये रिजल्टेंट है तो मैंने बहुत सारे वेक्टर्स को हटा के एक सिंगल वेक्टर लगा दिया। अब ये रिजल्टेंट बिल्कुल वही काम करेगा जो ये चार वेक्टर्स मिलके काम करते हैं। ये बिल्कुल वैसी कहानी है ना, मान लो एक रूम है, एक रूम है और आपने रूम में क्या किया, 3 बल्ब लगा दिया, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, और आपको रूम में क्या मिल रहा था, कुछ अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस आपको रूम में मिल रहा था। आप अपने फ्रेंड को बताए कि भाई देखो मैंने 3 बल्ब लगाया और मेरे को रूम में क्या मिल रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस मेरे को मिल रहा है। तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको क्या सजेस्ट करता है कि 3 बल्ब लगाने का क्या जरूरत है, एक सिंगल बल्ब लगा लो जो क्या करे, उतना ही ब्राइटनेस क्रिएट करे जितना तीनों ने मिलकर किया था। तो वो जो 3 बल्ब है B1, B2, B3, उनका ये जो बड़ा बल्ब जिससे हम रिप्लेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही बात यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, ये चारों फोर्सेस मिलके जो काम करते, ये रिजल्टेंट क्या करेगा, अकेला वही काम करने वाला है। तो या तो आप ये 4 फोर्सेस लगाओ या एक सिंपल सा रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो चारों का। अब ये चारों फोर्सेस मिलके जो काम करेंगे, रिजल्टेंट वही काम करेगा।
तो बहुत सारे वेक्टर्स को रिड्यूस करके अगर एक वेक्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का एडिशन करना पड़ेगा। ये हमने पहला पॉइंट आपको बोला जो आपको याद रखना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में बोल रहा हूं कि कभी कभी जरूरत होता है वेक्टर को तोड़ने का। वेक्टर को तोड़ना है मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना है। अब वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है और मैं उस वेक्टर के छोटे छोटे टुकड़े बनाना चाहता हूं, मतलब उसको रिजॉल्व करना चाहता हूं, ब्रेक करना चाहता हूं, तो वेक्टर को ब्रेक करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन। मतलब बहुत सारे वेक्टर से एक वेक्टर बनाना था तो वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर से बहुत सारा वेक्टर बनाना है तो वेक्टर रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन करने के बाद जो नए वेक्टर्स बनते हैं उन नए वेक्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। तो देखो ए वेक्टर को जब मैंने रिजॉल्व किया, ब्रेक किया, तब मेरे पास बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये नए वेक्टर्स आए थे। तो ये जो नए वेक्टर्स हैं, these नए वेक्टर्स आर द कंपोनेंट्स फॉर ए वेक्टर्स। आया क्या समझ में? यस सर। अच्छा, अब और क्या है, ये जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको कुछ बातें याद रखना होगा। किसी भी वेक्टर के आप जितना मर्जी उतने कंपोनेंट्स बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। एक बनाओ, 10 बनाओ, 1000 बनाओ, करोड़ बनाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि किसी भी वेक्टर के इनफिनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये इसका सीधा सा आंसर है। फिर अगर किसी ने ये पूछा कि क्या कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड एक्चुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है, तो आपका आंसर है बिल्कुल हो सकता है। वो जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन Yes, क्यों sir. हो सकता है वेक्टर लेकिन का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा? किसी भी वेक्टर का जब आप कंपोनेंट्स बनाओगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आपके पास 100 रुपीज है, आप 100 रुपीज को 10 लोगों में डिवाइड करोगे तो किसी के पास भी 100 से ज्यादा का अमाउंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 100, तो उसका जो कंपोनेंट है ना वो 100 से भी ज्यादा हो सकता है, 200, 300 भी हो सकता है। आया समझ में? Yes, sir. तो आई होप ये कंपोनेंट की कहानी सबको समझ में आई। कंपोनेंट का मतलब समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब किसी भी वेक्टर के प्लेन में कितने, अच्छा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? बोलो यार, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? सर हम नहीं बोलेंगे सर हमें शर्म आती है सर, हम नहीं बोलेंगे। अरे बोलो यार, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? सर किसी भी वेक्टर को हम सर जब वही जो दो components परपेंडिकुलर में रहता divide है। करते हैं, किसी भी वेक्टर को, फिर से बोलो अर्पित, क्या बोल रहे थे? किसी भी वेक्टर को अगर हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं जैसे कि vx या फिर vy, उसे बोलते हैं तो दो कंपोनेंट में है तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। सर दे आर परपेंडिकुलर आल्सो टू ईच अदर। हाँ, ये बोलना जरूरी है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर perpendicular होगा, है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो कभी भी अगर कोई पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है कि ऐसे वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, किसी भी वेक्टर के प्लेन में कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? Sir. दो। प्लेन में आप किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बना सकते हो। स्पेस में तीन। तीन रेक्टेंगुलर Three. कंपोनेंट्स बना सकते हैं। प्लेन में किसी भी वेक्टर का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और स्पेस में किसी भी वेक्टर का तीन रेक्टेंगुलर क्योंकि कंपोनेंट। दो ही एक्सेस होता है। अगर मान लो एक वेक्टर है, अगर एक वेक्टर है इस तरह से, एक इस तरह से वेक्टर है, 10 न्यूटन का मान लो इसका मैग्नीट्यूड था, और ये 37 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। मान लो सपोज ये ए वेक्टर है। अब अगर आपको इस वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो आप कैसे लिखोगे? जिसके एक्स साथ, एक्सिस का u cos, बिल्कुल, जिसके साथ एंगल बनेगा वहां पर cos लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 cos 37, 37 10 cos 37 आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप लिख दिया,
प्लस 10 sin 37 j कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। J। cos 37 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक ट्राइंगल याद रखना पड़ेगा आपको। 4/5। हाँ 37 के सामने ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अगर मुझे cos 37 चाहिए तो cos 37 is 4/5, ये i कैप के साथ लिख दिया, प्लस 10 sin 37 is 3/5, ये j कैप के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, ये 8i कैप प्लस 6j कैप, ये हमारे पास वेक्टर ए का वैल्यू है कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो किसी भी वेक्टर को आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ये सब पढ़ाया ना सर ने आपको? सर एग्जाम में कोई भी एंगल दे सकते हैं सर, हाँ लाइक 53 50। 53 37 तो स्टैंडर्ड एंगल है, वो तो मिल सकते हैं एग्जाम में। 53 37 आर स्टैंडर्ड एंगल्स, तो वो एग्जाम में आपको मिल सकता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? No, sir. नो सर। मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर, ये सब मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये सब आपके क्लास टीचर, जो भी आपके टीचर थे उन्होंने पढ़ाया है आपको। मान लो वेक्टर ए इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसमें क्या क्या बता सकते हो? मान लो ये वेक्टर ए है, तो इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, ये सब बता सकते हैं क्या? x कंपोनेंट कितना होगा इसका? हाँ सर, कितना है x को? 2i कैप है। 2i कैप। y कंपोनेंट 3j cap. -3 माइनस 3j, और z कंपोनेंट कितना? +4 4. अच्छा, अब चाहो ना तो ये वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो भी आप सोच सकते हो। मान लो मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस और ये ओरिजिन है। अब x में कितना ट्रैवल करना है? x में अपने को 2 यूनिट्स जाना है और i कैप 2 यूनिट जाना है i कैप, इसका मतलब x में अपने को चलना था इतना। फिर y में किधर जाना है? y में नीचे जाना है, y का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो ये y का डाउनवर्ड होता, तो y का डाउनवर्ड में अपने को जाना है 3, तो यहाँ चले गए। और z में कितना आना है? z में अपने को 4 आगे आना है, तो z में 4 आगे आना है, तो ऐसे बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड है 2, इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 4। अब ये जो वेक्टर होगा ये आपका ए वेक्टर होगा। सर -3 क्या क्या क्या? सो y का वो -3 नहीं, मैग्नीट्यूड लिखा ना। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसा लिख दोगे 2i कैप हाँ सर माइनस 3j कैप और प्लस में 4k कैप, इस तरह से लिख दो, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। आया क्या समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये सब बहुत जरूरी है समझना, और अगर ये सब समझ में आता है तो हम अपने चैप्टर में आगे आते हैं। अब देखो, ये जो VB वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो VB वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस VB वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं? VBX i कैप प्लस VBY j कैप। किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? VBR, इसको मैं लिखूंगा VBR cos थीटा, सॉरी VBR x i कैप प्लस VBR y j कैप प्लस रिवर फ्लो में क्या लिख देंगे? VR x i कैप प्लस VR y j कैप। किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। लिख सकते हैं? ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? No, sir. नहीं। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। मान लो ये रिवर है, ये रिवर है, और ये रिवर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में? ऐसे, इस तरह से रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है। ये रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। अब अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिवर फ्लो का जो स्पीड होगा, रिवर फ्लो का जो स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो मैंने इस तरफ एक वेक्टर बना दिया, VR वेक्टर। अब ये VR वेक्टर का मतलब हो गया, ग्राउंड पे बैठ के अगर किसी ने रिवर का स्पीड देखा होता तो वो उसने बोला होता VR वेक्टर इस तरफ है। अच्छा, मान लो VBR। अब VBR का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में मैं बोट को स्टीयर कराना चाहता हूं, दैट इज VBR। तो मैं VBR किस डायरेक्शन बनाऊंगा? मैं VBR बना रहा हूं, सपोज ये जो वर्टिकल लाइन है,
इस वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल पे मैं क्या करता हूँ, वीबीआर बना देता हूँ। इसका क्या मतलब है, आप इसको इमेजिन करो, ये मैंने बनाया ऐसे है, लेकिन रिवर एक्चुअल में ऐसा है, ये रिवर है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है और यहाँ कहीं पर एक पॉइंट पर है, ये रिवर था, मान लो ऐसा रिवर है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है और किसी एक एक्सट्रीम पर हम है, इस तरह से इस वाले पॉइंट पर हम है। अब इस वाले पॉइंट से हमें क्या करना है, रिवर को एक वेलोसिटी देना है। तो मैंने क्या बोला, सॉरी, वो जो बोट है, बोट को एक वेलोसिटी देना है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मैंने बोला कि मैं अपने बोट को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ। किस डायरेक्शन में, तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर, रिवर फ्लो का जो परपेंडिकुलर होता उससे थीटा एंगल पर मैंने अपने बोट को क्या किया, स्टीयर कराने का कोशिश किया। तो ये दो पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक्चुअल में ये डायग्राम कैसा है, ये एक्चुअल डायग्राम ऐसा सीधा है, रिवर जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसमें वीआर का डायरेक्शन मैंने उधर दिखाया क्योंकि जिधर रिवर फ्लो करेगा उधर वीआर होगा, और इसका जो रिवर फ्लो के जो परपेंडिकुलर होता, रिवर फ्लो के जो परपेंडिकुलर होता उसे थीटा एंगल पर मैंने क्या किया, वीबीआर बनाया है। वीबीआर का मतलब है वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप अपने बोट को स्टीयर कराना चाहते हो। अब मेरे को बताओ ये डायग्राम क्लियर है या नहीं? Yes, sir. सबको ये डायग्राम क्लियर है? ये बहुत टफ लग रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। Yes, sir. पानी Yes, sir. पानी सर, इतना पानी पानी हो जाएंगे कभी सोचा नहीं था सर। आज के बाद सर मैं कभी रिवर के पास नहीं जाऊंगा, बहुत डरावना है सर रिवर। सबको समझ में आ रहा है ये? देखो डायग्राम, कंसेप्ट, टर्म्स ये सब समझोगे ना तो क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करोगे। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब घर में आप उसको एनालाइज करना सीखोगे। ये सब कुछ ना बुक्स में लिखा हुआ है, 1000 यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, सब जगह ये सब है, ठीक है। 1000 लोग पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं बोलता कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, कोई बहुत खराब पढ़ा रहा है, हर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, हर कोई खराब पढ़ा रहा है, मिली जुली होती है सबकी, तो सबका एक जैसा है। लेकिन सोर्सेज अगर आप सोचोगे तो सोर्सेज की कमी नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि सर मेरे को किट इंटरनेशनल स्कूल के जो टीचर्स है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मेरे को बाहर से पढ़ना है, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, तुम फ्री हो, तुमको जहां अच्छा लग रहा है वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ये जरूरी, ठीक है। तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये सब कुछ बेकार है। किट इंटरनेशनल स्कूल बेकार है, यूट्यूब में जितने साइट्स हैं वो सारे बेकार हैं, अलग से जो क्या क्या नाम है, एग्जाम आइडिया, बायजूस, ये सब है, ये सब बेकार है। ये सब क्यों बेकार है? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सब बेकार है, अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये कैसा है, अरे कैसा है, तुम्हें क्या करना भाई, कैसा है, तुम्हें तो पढ़ाई करना है ना। ऐसा कभी मत सोचना कि कोई जो भी आज के टाइम में जब इतनी कॉम्पिटिटिव दुनिया है तो आप कैसे सोच सकते हो कि कोई भी कम होगा किसी भी मायने में। आप कहीं से भी किसी को भी कंपेयर कर लो, हर कोई में क्या होगा, हर चीज में आप ऐसा देखोगे कुछ में कोई ज्यादा लीड कर रहा है, कुछ में कोई ज्यादा लीड कर रहा है। डेफिनेटली अगर ऑनलाइन के टर्म्स में बात आएगा तो शायद हम उतना इफेक्टिव नहीं होंगे ऑनलाइन के टर्म्स में। ऑनलाइन के टर्म्स में जो साइट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर ऑफलाइन में अगर आएंगे तो ऑफलाइन में उनकी कंपैटिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी शायद हमारी। तो सबका अपना बेनिफिट है, सब बढ़िया है, सब खराब है, तो आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन बेस्ट है। ये मत सोचना कि बड़े भैया ने क्या बोल दिया, बड़ी दीदी ने क्या बोल दिया, चाचा ने ये बोल दिया, मामा ने ये बोल दिया, ये मत करना। तुम ये देखना कि तुमको कहाँ अच्छा लग रहा है, तुमको जहाँ पे पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है वहां पे पढ़ो। क्योंकि एट द एंड ना तुम अगर ये बोलोगे अरे टीचर ही खराब था, तो चलो ठीक है, शायद टीचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम 2 साल के बाद ये देखोगे कि 2 साल में तुमने कुछ खास नहीं सीखा है तो तुम्हारे 2 साल बर्बाद होने वाले हैं। तो मैंने आपको ये डायग्राम मैं बोल रहा हूँ कि एनालाइज करो, बुक में ऐसा डायग्राम बना होता है, लेकिन आपको क्या सोचना है, ये रिवर है, रिवर है, रिवर ऐसा नहीं होता, रिवर ऐसा होता है सीधा। अब रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, मैं यहाँ कहीं पर पे हूँ, मैंने बोला कि रिवर इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, और मैं क्या चाहता हूँ, रिवर फ्लो का जो परपेंडिकुलर है उसे थीटा एंगल पर अपने बोट को स्टीयर कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये थीटा क्या है, कितना एंगल है वो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ तो थीटा एंगल पर रिवर को, बोट को स्टीयर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वीबीआर के बारे में बताया था ना, जिस डायरेक्शन में या जिस वेलोसिटी से आप बोट को स्टीयर कराना चाहते हो दैट इज वीबीआर। अच्छा, अब अगर देखोगे तो बोट कैसे ट्रैवल करेगा, रिवर चाहता है कि बोट ऐसा चले, मैं चाहता हूं कि बोट ऐसा चले, तो एक्चुअल में बोट जो है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ, बोट जो है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ इस डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा क्या, और जिस डायरेक्शन में बोट एक्चुअल मूव करता है वही तो वीबी वेक्टर होता है।
ये VB वेक्टर है, इधर VR वेक्टर है, इधर VBR वेक्टर है। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर, डायग्राम भी नहीं समझ में आ रहा है सर। सबको डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? सर ये इक्वेशन आप समझा सकते हैं क्या? VBX I cap plus VBY आप J cap देखो देखो देखो, is equal किसी भी वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हो। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए था, तो वेक्टर ए को अगर आप उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? उसका x कंपोनेंट i कैप, उसका y कंपोनेंट j कैप, उसका z कंपोनेंट k कैप। तो मैंने क्या कर दिया, उसी तरह VB वेक्टर को VB का x कंपोनेंट i कैप, VB का y कंपोनेंट j कैप, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे z कंपोनेंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो रिवर बोट है। रिवर बोट क्या करता है? पानी के सरफेस पे ट्रैवल करता है, थोड़ी हवा में उड़ उड़ के चल रहा है, वो 3 डायमेंशन में नहीं मूव करता। रिवर का जो बोट जो है, बोट पानी के सरफेस पे मूव कर रहा है, वो हवा में उड़ना नहीं स्टार्ट करता। इसलिए मैंने सिर्फ x और y कंपोनेंट लिया है। आया समझ में? yes sir. अब अगर आप देखोगे तो ये जो VBR है ना, हम इस VBR को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जो VBR है, हम इस VBR को रिजॉल्व कर सकते हैं। जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर जाता है cos कंपोनेंट, तो यहां पर हो जाएगा VBR cos थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पर चला जाता है साइन कंपोनेंट, तो VBR sin थीटा। अब अगर आप देखोगे तो देखो, मुझे बोट के एक मिनट सर, समझा नहीं। उससे VBR इसके साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, वो जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर से वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो परपेंडिकुलर से अगर वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो हम क्या जानते हैं? वेक्टर जिसके साथ एंगल क्रिएट करता है वहां पे cos कंपोनेंट जाता है, और जिसके साथ एंगल क्रिएट नहीं करता वहां पर साइन कंपोनेंट जाता है। तो VBR का cos कंपोनेंट मैंने इधर दिखा दिया, VBR cos थीटा, और उसी VBR का साइन कंपोनेंट मैंने इधर बना दिया, VBR sin थीटा। इतना समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, ये sir. कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है? ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। अब आपका काम क्या है? आपको ये एलन के मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो भी डाउट्स होते हैं, अगर आपके पास बोलोगे सर मेरे पास 10 डाउट है, तो आप मेरे को डाउट्स मैसेज कर देना और कॉल करके पूछना कि सर, या मैसेज में ही पूछना कि सर कब फ्री हो, कब मैं कॉल करूं, ठीक है? तो आप कॉल करोगे, मैं आपको डाउट्स क्लियर करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व सर आपने बोलो। एलन का मटेरियल ग्रुप में भेजा था? अब मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने ग्रुप में भेजा है शायद। आप जिसके पास नहीं है एलन का मटेरियल, सिर्फ एक हाय लिख के भेजेंगे, हाय हेलो सर कैसे हो, चाय कॉफी पी लिया, ऐसा मत, बस हाय लिख के भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा तुमको मटेरियल चाहिए, ठीक है? तो ओके सर। तो फिर से तुम लोग लिए हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो फिर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग अभी। देखो, 2 चीजें हमेशा करना है तुम्हारे साइड से, एनसीईआरटी बुक तुम्हारे साइड से पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हारे साइड से। क्वेश्चन का मैं एक दिन डिस्कशन करा दूंगा, एलन का मटेरियल जो है मैं उसका एक दिन डिस्कशन करा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो। किस दिन बोलो, डिस्कशन किस दिन कराना है? जिस दिन आप बोलेंगे। जिस दिन, थर्सडे। एक दिन रिलेटिव थर्सडे करे क्या? वेंसडे को Okay, छुट्टी है, वेंसडे को छुट्टी है, तो तुम वेंसडे को क्वेश्चन सॉल्व करो। और वेंसडे को देखो तुम क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी से पहले क्या पढ़ा रहा था सर एलन का टेस्ट में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आएगा। दोनों 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 पूरा काइनेमेटिक्स आएगा, पूरा काइनेमेटिक्स। तो सर वेक्टर्स भी आएंगे? हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, हाँ वेक्टर्स भी आएगा, बिल्कुल। सैटरडे को डिस्कशन करते हैं, ठीक है? कल छुट्टी है। ओके सर। थैंक यू सर। सैटरडे को डिस्कशन करते हैं, कल एक और क्लास ले लेते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।